दिवाली के बाद महाराष्ट्र में एक बार फिर सियासी पटाखे फूटने लगे हैं। एकनाथ शिंदे की सरकार ने एमवीए गठबंधन के 25 नेताओं की सुरक्षा वापस ले ली है। जेल में बंद अनिल देशमुख और नवाब मलिक जैसे नेताओं को भी उद्धव सरकार ने बड़ी सुरक्षा दे रखी थी, लेकिन एकनाथ शिंदे ने इन सब की सुरक्षा वापस ले ली है। सरकार के इस कदम के बाद इन नेताओं को अपने घरों या एस्कॉर्ट के बाहर स्थायी पुलिस सुरक्षा नहीं मिलेगी। एकनाथ शिंदे सरकार के इस कदम के बाद महाराष्ट्र की सियासत में एक बार फिर से गर्मी आ सकती है। सुरक्षा स्थिति का आकलन करने के बाद उनके वर्गीकृत सुरक्षा कवर को हटा दिया गया है। पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की सुरक्षा को बरकरार रखा गया है। पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और उनके परिवार के सदस्यों, एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार, उनकी बेटी और लोकसभा सदस्य सुप्रिया सुले सहित उनके परिजनों की सुरक्षा बरकरार रखी गई है। वहीं जयंत पाटिल, छगन भुजबल और जेल में बंद अनिल देशमुख जैसे नेताओं की सुरक्षा को वापस ले लिया गया है। एनसीपी विधायक जितेंद्र आव्हाड की सुरक्षा यथावत रखी गई है, जबकि उद्धव ठाकरे की पार्टी के सचिव मिलिंद नार्वेकर को Y+ सुरक्षा कवर दिया गया है। विधानसभा में विपक्ष के नेता अजीत पवार और पूर्व गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल दोनों को Y+ एस्कॉर्ट दिया गया है, जबकि इन दोनों को पहले Z सुरक्षा मिली हुई थी। नवाब मलिक, अनिल देशमुख, विजय वडेट्टीवार, बाला साहेब थोराट, नाना पाटोले, भास्कर जाधव, सतेज पाटिल, धनंजय मुंडे, सुनील केदारे, नरहरी जिरवाल और वरुण सरदेसाई, असलम शेख, अनिल परब जैसे नेताओं के पुलिस सिक्योरिटी कवर्स को हटा दिया गया है। कांग्रेस नेता अशोक चौहान और पृथ्वीराज चौहान को Y श्रेणी की सुरक्षा प्रदान की गई है। रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। जिस तरह से योगी आदित्यनाथ की सरकार यूपी के मदरसों का सर्वे करवा रही है, कुछ उसी तरह से कर्नाटक की सरकार भी अरबी स्कूलों की जांच पड़ताल करने वाली है। असल में राज्य शिक्षा विभाग से जुड़े करीब 200 अरबी स्कूल्स का सर्वेक्षण किया गया था। सर्वेक्षण में यह बात निकलकर सामने आई कि सरकार के शिक्षा विभाग द्वारा बताए गए दिशा निर्देशों का अधिकांश स्कूल पालन नहीं कर रहे हैं। राज्य के स्कूल शिक्षा मंत्री BC नागेश ने कहा कि हमें शिकायतें मिली हैं कि इन स्कूल्स के छात्र दूसरे स्कूल्स के छात्रों के साथ प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम नहीं हैं, क्योंकि उनके पास शिक्षा का उचित स्तर नहीं है। इससे पहले शिक्षा मंत्री ने कहा था कि हमने उन स्कूल्स का सर्वेक्षण करने का फैसला किया और पाया कि अधिकांश अरबी स्कूल राज्य शिक्षा विभाग द्वारा निर्धारित नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। हमने सहायक आयुक्त से इसकी समीक्षा करने को कहा है और रिपोर्ट मिलने के बाद कार्रवाई भी करेंगे। इससे पहले मंत्री ने हिजाब मामले पर भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर खुलकर अपनी राय रखी थी। अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कर्नाटक के शिक्षा मंत्री BC नागेश ने कहा था कि वह सर्वोच्च अदालत के फैसले का स्वागत करते हैं, लेकिन उन्हें बेहतर फैसले की उम्मीद थी, क्योंकि दुनिया भर की महिलाएं हिजाब नहीं पहनने की मांग कर रही हैं। हालांकि उन्होंने कहा था कि ड्रेस कोड लागू करने वाले शैक्षणिक संस्थानों की कक्षाओं में हिजाब पर प्रतिबंध जारी रहेगा। हिजाब मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के बाद जस्टिस हेमंत गुप्ता, सुधांशु धुलिया ने अलग अलग फैसला दिया था। जस्टिस गुप्ता ने कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा था, वहीं जस्टिस धुलिया ने इसे खारिज कर दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। ममता बनर्जी के नेता और विधायक बड़ी किस्मत वाले हैं। लॉटरी का बम्पर प्राइज सिर्फ उन्हें ही मिलता है। पहले जेल में बंद अनुव्रत मंडल के हाथ जैकपॉट लगा था और अब टीएमसी विधायक विवेक गुप्ता की पत्नी को 1 करोड़ रुपए का बम्पर प्राइज मिल गया। ये महज संयोग है या कुछ और, लेकिन जिस तरह से लॉटरी का खेल बंगाल में चल रहा है, उससे इस बात का संदेह तो होता ही है ये एक संयोग नहीं, शायद प्रयोग हो। और यही वजह है कि बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष शुवेंदु अधिकारी ने आरोप लगाया कि सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस विधायक विवेक गुप्ता की पत्नी ने बम्पर लॉटरी के जरिए जो धनराशि जीती है वह धन शोधन में शामिल है। भाजपा नेता ने यह आरोप लगाया कि टीएमसी के लॉटरी कंपनी हेड लॉटरी के साथ संबंध है और उन्होंने कहा कि मैं पहले से ये कहता रहा हूं कि लॉटरी और टीएमसी के बीच उलझे हुए संबंध हैं। यह धन शोधन एक आसान तरीका है। उन्होंने एक ट्वीट में कहा कि आम लोग टिकट खरीदते हैं, लेकिन टीएमसी नेताओं को बम्पर इनाम मिलता है। पहले अनुव्रत मंडल ने जैकपॉट जीता और अब टीएमसी विधायक विवेक गुप्ता की पत्नी ने 1 करोड़ रुपए जीते। शुवेंदु अधिकारी ने कहा कि उन्होंने इसके बारे में गृह मंत्री अमित शाह को भी लिखा है। अपने पत्र में भाजपा नेता ने दावा किया कि डियर लॉटरी का बंगाल में एक बड़ा बाजार है, लेकिन लॉटरी अनियमित है। शुवेंदु अधिकारी ने अपने पत्र में ये आरोप लगाया कि खेल में गंभीर अनियमितताएं हैं और बेईमान तरीके अपनाए गए हैं, जिनकी गहन जांच की जरूरत है। टीएमसी के खिलाफ आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए विधायक विवेक गुप्ता ने कहा कि उनकी पत्नी पर राजनीतिक हमले अनुचित हैं, क्योंकि उनका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है।
उन्होंने कहा कि ये पूरी तरीके से उसके ऊपर है कि वह पैसे के साथ क्या करती है, चूंकि वह धर्मार्थ संगठन से जुड़ी हुई है और इसलिए वह इसका इस्तेमाल परोपकारी गतिविधियों के लिए भी कर सकती है। गुप्ता ने शुभेंदु अधिकारी के मनी लॉन्ड्रिंग दावे पर कटाक्ष करते हुए कहा कि मुझे नहीं पता था कि मैं एक बीजेपी शासित नागालैंड द्वारा संचालित लॉटरी को प्रभावित करने के लिए इतना शक्तिशाली हूँ। रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने सियासी धमाचौकड़ी मचा रहे अरविंद केजरीवाल को अपने रडार पर लिया और उन्हें फर्जी करार दिया। अनुराग ठाकुर ने कहा कि ये मंदिर का विरोध करने वाले हिंदू बन रहे हैं। अनुराग ठाकुर ने कहा कि ये सरकार का नया प्रोपेगेंडा चलाते हैं जिससे इनके भ्रष्टाचार पर चर्चा न हो। उन्होंने कहा कि मैं अरविंद केजरीवाल से पूछता हूं कि आप दिल्ली में मौलवियों को 18,000 रुपए साल का देते हो, मंदिर के पुजारी, गुरुद्वारे के ग्रंथी को, चर्च के पादरी को भी रुपए देने के बारे में सोच रहे हो, इन्हें क्यों नहीं दिया? केंद्रीय मंत्री ने अपना गुस्सा जाहिर करते हुए अरविंद केजरीवाल को फर्जी करार दिया। उन्होंने कहा कि ये मंदिर का विरोध करने वाले हिंदू बन रहे हैं। दरअसल दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने पीएम मोदी से अपील करते हुए कहा था कि भारतीय नोटों पर माता लक्ष्मी और भगवान गणेश की तस्वीर छपनी चाहिए। इस बयान के बाद अनुराग ठाकुर ने इस पर पलटवार करते हुए कहा कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली में मौलवियों को सालाना 18,000 रुपए देते हैं, लेकिन पुजारी या पादरियों को क्यों नहीं देते, ग्रंथियों को क्यों नहीं देते। उन्होंने आगे कहा कि राम मंदिर का विरोध करने वाले हिंदू देवी देवताओं का अपमान करने वालों को एक मंत्री को बर्खास्त करना पड़ा। अरविंद केजरीवाल अराजकता के प्रतीक हैं। वह नए प्रचार को बढ़ावा देते हैं ताकि उनके भ्रष्टाचार पर चर्चा न हो। इसके साथ ही केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस पर भी हमला बोला। उन्होंने कहा कि हमने मुद्रास्फीति को नियंत्रण में लाया और ईंधन की कीमतों में कमी की। भाजपा शासित राज्यों में कीमतों में कमी आई है, लेकिन कांग्रेस शासित राज्यों में कीमतों में कमी नहीं की गई। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने किसानों की कर्ज माफी का वादा किया था। वे पंजाब, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में ऐसा नहीं कर सके क्योंकि वे झूठे वादे करते हैं। रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर पूरे देश में शोर मचा हुआ है। जल्द ही चुनाव की तारीख भी घोषित होने वाली है, लेकिन उससे पहले गुजरात में भाजपा ने ऐसा दांव चल दिया है कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की बची खुची उम्मीदें भी मिट्टी में मिल गई हैं। गुजरात में चुनाव से पहले मौजूदा बीजेपी सरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की तैयारी कर रही है। गुजरात सरकार ने इसके लिए कमेटी का गठन करने का फैसला किया है। गुजरात के गृह मंत्री हर्ष सांघवी ने कहा है कि गुजरात मंत्रिमंडल ने समान नागरिक संहिता को लागू करने के उद्देश्य से समिति गठित करने को अनुमति प्रदान कर दी है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि भाजपा के इस दांव के बाद राज्य में विरोधी पूरी तरह चित हो सकते हैं। दरअसल गुजरात में दशकों से भाजपा का शासन है और राज्य को हिंदुत्व की फैक्ट्री समझा जाता है। कांग्रेस के सारे घोड़े खोलने के बाद भी पिछले 25 सालों से भाजपा यहां अनवरत सत्ता में है और इस बार भी सभी सर्वे इस ओर इशारा कर रहे हैं कि भाजपा बड़े बहुमत से सत्ता में वापसी करेगी। हालांकि आम आदमी पार्टी से लेकर कांग्रेस तक ने खूब फर्जी माहौल बनाने की कोशिश की, लेकिन जमीन पर इसका कोई असर नहीं दिखा। पर अब भाजपा के इस दांव के बाद उनकी बची खुची उम्मीदें भी दम तोड़ती दिख रही हैं। वहीं सूत्रों ने बताया कि हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज कमेटी की अध्यक्षता करेंगे। यह कमेटी समान नागरिक संहिता की संभावनाएं तलाशेगी। वहीं दूसरी तरफ यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर हमला बोला है। हालांकि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होना चाहिए या नहीं, इस सवाल के जवाब से दोनों ही पार्टियां बचती नजर आ रही हैं। कांग्रेस नेता शक्ति सिंह गोहिल ने कहा, संविधान के अनुसार यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने का अधिकार राज्य सरकार के पास है ही नहीं, ये केंद्र सरकार का अधिकार है। असली मुद्दों पर बीजेपी बात कर नहीं रही है। बेरोजगारी, एजुकेशन, महंगाई पर बीजेपी चर्चा नहीं करती है, जबकि आम आदमी पार्टी ने कहा है कि चुनाव से पहले बीजेपी कुछ भी कर ले, इसका कोई खास फर्क पड़ने वाला नहीं। गुजरात की जनता ने इस बार बदलाव करने की ठान ली है। बीजेपी यूनिफॉर्म सिविल कोड की चर्चा इसलिए कर रही है क्योंकि चुनाव नजदीक है, लेकिन इसका कोई असर जनता पर नहीं पड़ेगा। मजे की बात यह है कि एक तरफ बीजेपी यूनिफॉर्म सिविल कोड का दांव खेलने जा रही है, वहीं दूसरी ओर केजरीवाल भी पूरी तैयारी में है। केजरीवाल ने कहा है कि जनता से पूछकर सीएम उम्मीदवार का ऐलान करेंगे। बहरहाल भाजपा के इस दांव के बाद विरोधी हैरान और परेशान है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। गुजरात विधानसभा चुनाव की तारीखों का अभी ऐलान भी नहीं हुआ है, लेकिन राज्य में फर्जी माहौल बनाने की कोशिशों में लगे हुए आम आदमी पार्टी मुखिया अरविंद केजरीवाल कई बार अपनी फजीहत करवा चुके हैं, पर केजरीवाल हैं कि मानते नहीं। हर जगह जबरदस्त विरोध के बाद भी उन्होंने एक बार फिर से फर्जी माहौल बनाने की कोशिश की और फिर से अपनी फजीहत करवा बैठे। इस बार तो लोगों ने उन्हें खुलेआम चोर तक कह दिया। केजरीवाल अपने चुनावी अभियान के लिए गुजरात के नवसारी पहुंचे थे, जहां उन्हें भारी विरोध झेलना पड़ा।
उनका काफिला जहां से गुजरा वहां लोग काले झंडे लेकर चोर चोर के नारे लगाने लगे और इस दौरान लोगों ने मोदी मोदी के नारे भी लगाए। मजे की बात यह है कि यह विरोध केजरीवाल के उस ऐलान के बाद हुआ है जिसमें उन्होंने कहा था कि वो गुजरात में जनता से पूछकर सीएम उम्मीदवार का ऐलान करेंगे। दरअसल केजरीवाल के चुनावी स्टंट और उसकी हकीकत से अब जनता भली भांति वाकिफ हो रही है। साथ ही कुछ महीने पहले पंजाब में हुए चुनाव और उसके बाद वहां की हालत भी देख चुकी है। पंजाब में भी केजरीवाल एंड कंपनी ने ऐसे ही लंबे चौड़े वादे किए थे, लेकिन सत्ता में आने के बाद हाल वही ढाक के 3 पात। किसान अभी भी आंदोलन करने को मजबूर है। अधिकतर चुनावी वादे आम आदमी पार्टी सरकार ने पूरे नहीं किए, इसीलिए गुजरात में जनता पहले से ही सतर्क है। दूसरे, गुजरात में जमीन पर आम आदमी पार्टी का कोई आधार भी नहीं है, लेकिन केजरीवाल काफी सक्रिय नजर आ रहे हैं। उनकी राज्य में आए दिन रैलियां और जनसभाएं हो रही हैं, पर उनका जमकर विरोध भी हो रहा है। इससे पहले भी बड़ोदरा में केजरीवाल के रोड शो का विरोध किया गया था। कुछ लोग केजरीवाल गो बैक की तख्तियां हाथ में लिए नजर आए थे। पिछले महीने 20 सितंबर को भी केजरीवाल के साथ इसी तरह की घटना सामने आई थी। बड़ोदरा हवाई अड्डे पर वो टाउन हॉल की एक सभा को संबोधित करने पहुंचे थे, तब मोदी मोदी के नारों के साथ उनका स्वागत किया गया था। वहीं दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को भी राज्य के अंबाजी मंदिर की यात्रा के दौरान इसी तरह के नारों का सामना करना पड़ा था। अंबाजी मंदिर में दर्शन के दौरान सिसोदिया का मंत्रोच्चार जारी रहा और वो नारे लगाने वाले को देखकर मुस्कुरा रहे थे। चिखली तालुका में खुदवेल और गोलबट गांवों के बीच सड़क किनारे खड़े भाजपा समर्थकों ने आम आदमी पार्टी के नेताओं को उस समय काले झंडे दिखाए जब उनका काफिला वहां उन स्थानों से गुजर रहा था। चिखली कस्बे के राष्ट्रीय क्रिकेट मैदान में होने वाली रैली में हिस्सा लेने जाते समय भाजपा समर्थकों ने मोदी मोदी के नारे भी लगाए। यहाँ दोनों मुख्यमंत्रियों को रैली को संबोधित करना था। गौरतलब है कि गुजरात को लंबे समय से भाजपा का गढ़ माना जाता है। भाजपा यहाँ 3 दशकों से सत्ता में है। आम आदमी पार्टी पिछले कुछ सालों से वहां अपनी जमीन मजबूत करने में जुटी हुई है। 182 सदस्यीय गुजरात विधानसभा के लिए इस साल के अंत में चुनाव होने हैं। साल 2017 के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने 99 सीट हासिल की थी, जबकि कांग्रेस को महज 77 सीटें मिली थी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।